बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम वीडियो नंबर 7 के लास्ट में टॉपिक इलास्टिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी के बाद हम कुछ टर्म्स देखेंगे और टू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मैटर की टू स्टेट्स गैसेस और लिक्विड्स में को डिस्कस किया था कि उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, कोई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स जो हैं वो मैटर की फर्स्ट स्टेट सॉलिड से रेलिवेंट होंगी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम कुछ देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट फोर्सेस का या प्रेशर का सॉलिड्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरह जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या है, इसका कॉमन सेंस में लैंग्वेज जो कि हम आम लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास कोई रबर बैंड है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करें होते उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, एक सर्टन लिमिट तक उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। और जब हम उसको छोड़ते हैं, फ्री करते हैं, रिलीज़ करते हैं तो वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, यानी कि उसी लेंथ में आ जाती है जिसमें वो पहले थी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज़ कॉल्ड द इलास्टिसिटी। यहाँ तक तो एग्जांपल समझ आ गई रबर बैंड से। ये आगे डेफिनेशन क्या कहती है कि द डिफॉर्मिंग फी एज द डिफॉर्मिंग फी सीजेस टू एक्ट का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है कि वो अपनी शेप को करना चाह रही होती है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स होती है जो कि उसकी शेप को चेंज कर रही होती है या साइज़ को चेंज कर रही होती है उससे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बॉडी जो है अपनी शेप को रीगेन करना चाह रही होती है, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स उसको ऐसा करने से मना कर रही होती है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में इनर्शिया का पढ़ा था कि बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप में कोई चेंज या स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि कोई अप्लाइड फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को या साइज़ को चेंज करता है, तो जो बॉडी होती है वो अपनी शेप को रीगेन करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो क्या होती है कि द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस द शेप, साइज, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफॉर्मिंग का मतलब क्या है, डिफॉर्म कर देना, उसकी शक्ल को चेंज कर देना, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल स्प्रिंग की ले लें कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्प्रिंग का एक एंड जो है वो हमने किसी चीज़ के साथ फिक्स किया हुआ है, सेकेंड एंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही हम इधर से फोर्स को ख़त्म करेंगे, इसको स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे, ये वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, उसी साइज़ में वापस आ जाएगा जिसमें वो पहले था। देखें, पहले जब फोर्स अप्लाई की तो उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो गई है, उसकी शेप भी चेंज हो गई है। लेकिन जैसे ही फोर्स जो है वो ख़त्म हुई है, फोर्स को हटाया यहाँ से, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और लेंथ को रीगेन कर लेगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स जो है उसको ऐसा करने से रोक रही है, लेकिन जैसे ही फोर्स ख़त्म करेंगे वापस अपनी शक्ल को रीगेन करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। और जो अप्लाइड फोर्स उसकी शेप को चेंज करती है उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। 9th क्लास नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए वो उस ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या वॉल्यूम में चेंज ले आए तो उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसको डिफॉर्म कर देती है। जो अप्लाइड फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के कितने एरिया पे एक्ट करी है उसी हिसाब से उसके अंदर जो चेंज लेके आएगी, तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एयर फिल्ड बैलून आपने लिया है, इसके ऊपर जो है आप फोर्स अप्लाई करो, आप अपने हाथ से इसको प्रेस करो,
प्रेस करने का मतलब है, ये जो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया की टर्म जो है वो इन द केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस को हमने डिनोट किया था उसे प्रेशर से। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब दबाव, यानी कि ऐसा दबाव जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज या वॉल्यूम को चेंज कर दे। जब हम इस बैलून को जो है प्रेस करेंगे विद आवर हैंड, तो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, इसके कितने सरफेस एरिया पे और कितनी फोर्स लगाएंगे। जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ये डीफॉर्म होगा, उतना ही ये स्क्वीज होगा, उतनी शेप इसकी चेंज होगी। तो स्ट्रेस क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस। नेक्स्ट हम आपके पास आ जाती है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ और कितना हुआ, ये जो कंपैरिजन होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैलून की कोई कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, पहले ये फुली ब्लो था, ये टाइटली इसके अंदर जो है वो एयर फिल्ड थी। जब हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। इसकी शेप में कितना चेंज आया इसको हम कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल शेप। ये जो कंपैरिजन होगा, ये क्वांटिटी ऑफ चेंज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस, उसे हम बोलेंगे दैट इज स्ट्रेन। तो डेफिनेशन क्या होगी स्ट्रेन की, कि द कंपैरिजन ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस in the volume, shape and length of a body by the original length, shape and volume is called the strain। कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस से एक्ट करता है तो उसकी शेप साइज एंड वॉल्यूम चेंज हो जाता है। एंड द कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज विद द ओरिजिनल लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की आगे टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेंथ और वॉल्यूम की। आज की अप्लाइड फोर्स लेंथ चेंज कर देगी या वॉल्यूम चेंज कर देगी। तो जो चेंज स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल जो स्ट्रेन है ये चेंज प्रोड्यूस इन द लेंथ है, जो लेंथ में चेंज प्रोड्यूस होगा। तो इसके डेफिनेशन क्या हुई कि इफ़ द स्ट्रेस प्रोड्यूस द चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। फॉर्मूला कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल कि हम उसी स्प्रिंग को कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उसकी लेंथ में चेंज आ गया। पहले जो है वो उसकी लेंथ जो है वो इतनी है, उसके बाद जो है वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होके इतनी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं, इंक्रीज लेंथ को। जो चेंज कैसे लेते हैं, चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं और L2 माइनस L1। तो इस फॉर्मूले में फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इंक्रीज लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से हम जो है वो चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चेंज आया है बाय अप्लाइड दिस फोर्स, इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। तो अब इसके यूनिट देखते हैं कि स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, it is a ratio between two same quantities, that is why strain has no unit। देखें इसका लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और नीचे भी लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा मीटर। दोनों जो है वो कट जाएंगे, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, या फिर वाई स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। तो स्ट्रेन इज़ द रेशियो बिटवीन द टू सेम क्वान्टिटीज़, दैट इज़ वाई इट हैज़ नो यूनिट। तो आप इसकी एग्जाम्पल जो है इस तरह से देख सकते हो। Class now we are moving towards the very important topic that is Hooke's law। हम लोगों ने इलास्टिसिटी को देखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखा। तो Hooke's law is about the relation between the stress and strain। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करती है तो उसके साइज, शेप एंड वॉल्यूम में चेंज आ जाता है।
कि जो फोर्स एक्ट करती है किसी सरफेस एरिया पे उसे स्ट्रेस कहते हैं, उसके रिज़ल्ट में जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है अप्लाइड स्ट्रेस पे। तो हुक्स लॉ जो है वो एक रिलेशन एक्सप्लेन करेगा, एक रिलेशन देगा जिसके ज़रिए हम जो है वो प्रोड्यूस स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइड द स्ट्रेस। तो स्टेटमेंट क्या है हुक्स लॉ की कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस वो कितना होगा, वो डायरेक्टली रिलेट करेगा टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली रिलेट करती हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक लिमिट होती है कि कितना फ्लेक्सिबल है। स्प्रिंग की हमने एग्जांपल ली थी। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग बैलेंस की ही बात करते हैं कि इसके साथ हम वेट हैंग करते जाएं, ये जो है इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जितना वेट इज़ अ फोर्स, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस के साथ जो है स्प्रिंग जो है वो इस तरह से डिफॉर्म होता जाएगा और खुलता जाएगा। एक कुछ सर्टन अमाउंट तक तो हम वेट को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो स्प्रिंग वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर हम वेट को इतना इंक्रीज़ करते जाएं तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं करेगा। तो ये जो परमानेंटली डिफॉर्मेशन है इसको कहते हैं, इससे पहले तक जहाँ तक वो अपनी शेप को रीगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रेस, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर गया, यानी कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि वो लिमिट क्रॉस हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे है कि जो इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली रिलेट करेगा स्ट्रेस से विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की एग्जांपल जो है वो हम एक रबर बैंड से भी ले सकते हैं। उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करेंगे, रबर बैंड को हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। जितना हम फोर्स जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक्सटेंशन मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ इन लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, साथ ही उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे भी। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर जो रबर बैंड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है अगर हम फर्दर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। वो पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और जो इलास्टिक लिमिट होती है वो जस्ट बिफोर द ब्रेकिंग पॉइंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इस पॉइंट पे जाके वो रबर बैंड ब्रेक कर गया, उससे थोड़ा पीछे ही इलास्टिक लिमिट होगी कि वो लिमिट बियॉन्ड विच अ बॉडी ब्रेक डाउन या परमानेंटली डिफॉर्म, वो लिमिट जिसके आगे जो है स्ट्रेस अप्लाई करें तो बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज़ अ लिमिट विद इन विच बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड, कि वो लिमिट जिसके अंदर हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें, रिमूव कर दें और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, उस लिमिट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ था, उसकी स्टेटमेंट देखी और हमने उसका मैथमेटिकल देखा कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये दोनों रेशो जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो है वो कांस्टेंट होती है फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया और हुक्स लॉ का डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया डिफरेंट फैक्टर्स में कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है और क्या इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन।